नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। सुप्रीम कोर्ट ने देश की पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा झटका देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि यह स्कीम असंवैधानिक है और एसबीआई इस पर 6 मार्च तक हिसाब दे। लोकसभा चुनाव सर पर है। जाहिर है चुनाव में जाने से पहले पार्टियां अपने खजाने को बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को अवैध कह दिया है और इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह फैसला 5 जजों ने सर्वसम्मति से सुनाया है। चीफ जस्टिस ने इस फैसले पर कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल एक अहम हिस्सा होते हैं और पॉलिटिकल फंडिंग मतदाता को वोट डालने के लिए एक चॉइस देती है। कहने का मतलब यह है कि वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है ताकि वो मतदान के लिए सही पार्टी का चुनाव कर सके। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करना बंद कर दे। 12 अप्रैल 2019 के बाद जितने भी बॉन्ड खरीदे गए हैं उनकी जानकारी एसबीआई चुनाव आयोग को दे। अगर पॉइंट्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझें तो एसबीआई उन पॉलिटिकल पार्टी का ब्यौरा दे जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है। एसबीआई राजनीतिक दलों की ओर से कैश किए गए इस इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, वो भी तारीख के साथ। एसबीआई ये सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। कोर्ट ने कहा है कि यह कहना कि राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसी जा सकती है, वो तर्क ठीक नहीं है, बल्कि ये सूचना के अधिकार का मामला है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। स्कीम के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ मिलकर खरीद सकता है। आपको बता दें कि योजना को साल 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई 2019 में शुरू हुई और अब जाकर फैसला आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और आरबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि चंदा देने वालों का नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। जबकि आरबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव होगा। इस पर विवाद क्यों है, इसे समझिए। 2017 में स्वर्गीय अरुल ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। लेकिन विरोध करने वालों का मत था कि बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। साथ ही यह भी विरोध किया था कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान हुए मनमाना चंदा पॉलिटिकल पार्टियों को दे सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए साल 2018-19 में बीजेपी को 1450 करोड़ और कांग्रेस को 383 करोड़, साल 2019-20 में बीजेपी को 2555 करोड़ और कांग्रेस को 318 करोड़, 2020-21 में बीजेपी को 22.38 करोड़ और कांग्रेस को 10.07 करोड़, वहीं 2021 से 22 में बीजेपी को 1032 करोड़ और कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मिले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी भारतीय खरीद सकता है। केवाईसी देकर 1000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। इसे खरीदने वालों को टैक्स में रिबेट भी मिलता था। ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक वैलिड रहते थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर